दर्शकों, आज जहां हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं फाइनेंशियल क्राइम्स भी बहुत ही तेज़ी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बात चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की हो, आर्थिक धोखाधड़ी की या फिर कॉर्पोरेट फ्रॉड की, ये सभी वो मुद्दे हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ समाज के हर तबके को भी ये प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये फाइनेंशियल क्राइम्स ना सिर्फ कंपनियों की गुडविल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आम जनता में जो इसका भरोसा है उसे भी कम करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे सेगमेंट द लीगल ईगल में चर्चा का विषय है आर्थिक अपराध और कॉर्पोरेट जवाबदेही। और इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आर्थिक अपराध होते क्या हैं और ये जो कॉर्पोरेट जवाबदेही है ये उससे किस प्रकार जुड़े हुए हैं। जी देखिए, आर्थिक अपराधों की कोई परिभाषा नहीं है हमारे कानून में, बट अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई भी अपराध होता है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस। सो इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई वर टू से, इकोनॉमिक ऑफेंस इज समथिंग दैट इज एन ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग अ बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। कोई भी आप क्राइम की बात करते हैं, क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट अ सर्टेन पर्सन। एक आदमी के खिलाफ होता है कोई भी क्राइम। आप असॉल्ट की बात करें, आप चीटिंग की बात करें, फॉर्जरी की बात करें, किसी एक इंडिविजुअल का नुकसान होता है। बट जब हम इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करते हैं, ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नुकसान नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का नुकसान है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। हमारे देश का, हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस का नुकसान है। सो इकोनॉमिक ऑफेंसेस स्टैंड ऑन अ वेरी डिफरेंट फुटिंग। अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो टैक्स एवेजन है। अगर आप अपना टैक्स सही नहीं भरते हैं, गलत फाइलिंग करते हैं, सरकार से पैसा चुराते हैं, इसका किसी इंसान के खिलाफ कोई इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट होता है सरकार पर, सरकार की अर्निंग पर। उसका मैक्रो लेवल पे देखें तो उसका नुकसान होता है देश की डेवलपमेंट पे, बिकॉज सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर लोग पैसा नहीं देंगे टैक्स के फॉर्म में बचाएंगे, इस देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट लार्ज। तो इकोनॉमिक ऑफेंस एक नॉर्मल ऑफेंस से बहुत डिफरेंट होता है। अगर अब हम कुछ एग्जांपल्स लें कि एग्जैक्टली इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते क्या हैं, टैक्स इवेजन जैसे मैंने बताया, कस्टम ड्यूटी का इवेजन, स्मगलिंग ऑफ गुड्स जो हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, बैंक फ्रॉड्स, चिट फंड स्कैम। तो जितने भी ये फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, आजकल काफ़ी हमने न्यूज़ में देखा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, दे आर वेरी एक्टिव इन रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, चेकिंग की टैक्स का कहीं इवेजन तो नहीं हो रहा। सो क्यूमुलेटिवली जो भी ऑफेंस देश के पैसे से रिलेटेड होता है इन सम वे और द अदर, उसको हम इकोनॉमिक ऑफेंस करते हैं। ठीक है। जहाँ तक हम बात करें कॉर्पोरेट जवाबदेही की, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी विल डिस्कस इन दिस सेगमेंट इज समथिंग दैट व्हेनेवर एन इकोनॉमिक ऑफेंस इज कमिटेड, जब भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस होता है, कंपनीज कैसे लायबल है, सरकार कंपनी को अकाउंटेबल कैसे होल्ड करेगी। क्योंकि होता क्या है दैट अगर आप एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक क्राइम है, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, आप जेल में डाल सकते हैं, आप सजा दे सकते हैं, बट एक कंपनी विच इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, आप उस कंपनी को कैसे सजा देंगे। बिल्कुल, और कंपनी की जवाबदेही पर इस पे आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, या भी बहुत सारे जैसे आपने नाम लिए, तो क्यों ये इतने लार्जर स्केल पर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। जी, तो ये अपराध डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, बट देयर इज अ कैच, दैट इज अपराध तो बढ़ रहे हैं, बट आज की डेट में एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब न्यूज़ में हर दूसरे दिन ये अपराध आ रहे हैं, बट वो अपराध पिछले 20-30 साल से रहे हैं। बट बिकॉज द एनफोर्समेंट हैज गॉटन स्ट्रॉन्गर, द ऑर्गेनाइजेशंस, हम जब ईडी सीबीआई की बात करते हैं, एसएफआईओ की बात करते हैं, they have started raiding these organizations जहाँ पे हिंट भी होता है कि something is going wrong, just to get the information। इसी वजह से हमें दिखता है कि अब न्यूज़ में इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट, द एक्टिविटी दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग। बट जहाँ तक बात है कि ये क्यों बढ़ रहे हैं, किस पैमाने पे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। टेक्नोलॉजी ने ये एनेबल किया है कि जो पैसा है वो जल्दी से एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मूव कर पाए। पहले लगते थे कई दिन, आपको बैंक में काफ़ी फाइलिंग्स करनी होती थी, फॉर्म भरने होते थे छोटा सा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। आज की डेट में आपकी मोबाइल ऐप से अ ह्यूज अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड विद इन अ फ्यू सेकंड्स। डिजिटल ने आसान बना दिया है। प्रिसाइसली। मैं फिर यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि कॉर्पोरेट्स पर इन अपराधों की जवाबदेही तय करने के लिए जो हमारी कानून व्यवस्था है, जो हमारे कानून है, वो किस प्रकार से कारगर हैं।
तो मैं थोड़ा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी बताता हूँ जी। हमारे देश में कानून तो रहे हैं काफ़ी अच्छे, बट समटाइम इन द 1960s एंड 70s वहाँ पे ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, इसके लिए दीज आर क्राइम्स बिटवीन सेवरल कंट्रीज। पैसा मूव ऐसे नहीं होता कि एक ही देश के अंदर अंदर हो रहा है, पैसा होता है कंट्री ए से बी में जाता है, बी से सी में, ताकि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है पता ना लगे वो कौन है जी। तो इस वजह से कानूनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। एक ग्लोबल लेवल पे एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनी जिसका काम ये था टू टेक अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एवरी कंट्री एंड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स जाने कि वो किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं एंड कम टू अ ग्लोबल एफर्ट हाउ टू काउंटर दीज प्रॉब्लम्स। उसकी वजह से नए नए लॉज आए। अब जैसे हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, जिसकी जुरिस्डिक्शन आती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास, ईडी जिसको हम बोलते हैं। राइट। उनका काम ये है टू आइडेंटिफाई कि पैसा कहाँ से कहाँ लॉन्डर हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कौन लोग हैं जो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो काफी सारे नए लॉज आए हैं इस वजह से। हम फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट की बात करते हैं 2018, अब एक नया इनकम टैक्स कोड आ रहा है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है अभी पार्लियामेंट में। सो ऑल दीज चेंजेस आर कमिंग बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग कि ग्लोबली ये सारे इश्यूज हैं जिसके अंदर हमें अपने आप को, अपने कानूनों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो अगर हम कानूनों की बात करें, कुछ कानून जो बहुत इंपॉर्टेंट है मनी लॉन्ड्रिंग से, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करने के लिए, पहले आपका इनकम टैक्स एक्ट है विच प्रिवेंट्स एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स एवेजन। देन आपके पास कस्टम्स एक्ट है जो इंश्योर करते हैं कि आपकी स्मगलिंग ना हो, कस्टम्स ड्यूटी इवेड ना हो। देन अगर एक बड़े लेवल पे बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विच इज बेसिकली एन अम्ब्रेला एक्ट। उसका काम ये है कोई भी आपने क्राइम किया इस देश में, किसी भी कानून के अंडर आपने अगर कोई भी अपराध किया है, उसका कोई भी पैसा है, वो पैसे को पीएमएलए एक्ट के अंदर सरकार आपसे वापस ले सकती है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैसे पैसा वापस लेगी सरकार आपसे वंस द ऑफेंस इज कमिटेड, एक बार फ्रॉड हो गया। सरकार ने कोर्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को पावर दी है, अगर मैं कोई काम करता हूँ, मैंने 100 करोड़ एक कंपनी से निकाला और मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, कई प्रॉपर्टीज परचेज कर ली, उस प्रॉपर्टी को पीएमएलए में ईडी के पास पावर है, दे कैन अटैच दैट प्रॉपर्टी। अटैचमेंट का मतलब ये होता है दैट उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप द गवर्नमेंट विल टेक। वंस दैट इज टेकन, द गवर्नमेंट कैन सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो भी उससे अमाउंट हमारे पास वापस आएगा दैट कैन बी गिवन टू द कंपनी और द बैंक जिसका नुकसान हुआ है इस ऑफेंस में। अगर एक बैंक फ्रॉड है, प्रॉपर्टी अटैच करके, प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेके हम बैंक को वापस करते हैं ताकि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो हार्म ना हो। अल्टीमेटली एक पब्लिक सेक्टर बैंक अगर मान के चलें, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अगर हार्म हो रही है, इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द कॉमन मैन एज वेल। डिपॉजिटर्स का पैसे का लॉस होता है, टैक्स पेयर्स मनी इज लॉस्ट। बिल्कुल। और अभी आपने जैसे कॉमन मैन की बात की, तो आगे हम यही जानना चाहेंगे, तो इतनी सारी जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खासकर उनकी डेली लाइफ पे? राइट। सो इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं। देयर अ मैक्रो पर्सपेक्टिव, जो एक देश का क्या नुकसान हो रहा है, उससे कॉमन मैन का क्या हो रहा है। जी। मैक्रो पर्सपेक्टिव इज, हमने देखा है रोजाना हम न्यूज़ में देखते हैं कुछ बैंक का स्कैम हुआ। अभी हाल ही में पिछले 5-6 साल में 2 काफ़ी बड़े स्कैम्स हुए हैं, रेंजिंग बिटवीन 10 to 20,000 करोड़। दैट इज द मनी जो कॉर्पोरेट्स ने बैंक से लेके प्राइवेट वेल्थ में कन्वर्ट किया। अब नुकसान उसका क्या हुआ, जब बैंक के बैड डेट्स होते हैं, बैंक हैज टू राइट ऑफ दीज लोन्स। बैड डेट हुआ, इसका मतलब है कि बैंक को पैसा वापस नहीं मिलने वाला आपसे। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं दैट द बैंक्स हैव टू, उनकी एक लिमिट होती है कि इससे ऊपर अगर बैड डेट्स जाएंगी, देन बैंक्स विल हैव टू बोरो द मनी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से पैसा लेना पड़ेगा बैंक को एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आरबीआई मुझे लेंड करी है एज अ बैंक 8% पे, बट बिकॉज आई हैव सच बैड फाइनेंशियल हेल्थ, मुझे वही पैसा मिल रहा है 10% पे। अब इसका अल्टीमेट लायबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? जो डिपॉजिटर है। डिपॉजिटर की प्रॉब्लम इज, जो मुझे लोन अभी 8% इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मुझे मिलेगा 10% इंटरेस्ट पे। जो मुझे बैंक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली एज अ कॉमन मैन आई टेंड टू लूज। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकंड, अब माइक्रो लेवल पे इसका क्या नुकसान होता है, हम बात करते हैं। आपने 2 स्कैम्स जिनकी मैंने बात करी, आरबीआई का पहला मैंडेट होता है कि आप विड्रॉल लिमिट पे वो रोक लगाइए। तो वो कहते हैं कि 30,000 रुपए से ज्यादा या 50,000 रुपए से ज्यादा आप मंथली विड्रॉ नहीं कर सकते इस बैंक से। अब दैट इज टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ, क्योंकि लोग डर जाते हैं जब पता लगता है न्यूज में स्कैम आया, सबको होता है कि अपना पैसा निकालो इस बैंक से। अब अगर कल को 1000 करोड़ों किसी ने निकाल लिया बैंक से, बैंक विल कोलैप्स। एंड फॉर एनी इकोनॉमी एक बैंक का कोलैप्स करना बहुत बड़ा डिजास्टर माना जाता है। अब इसका नुकसान क्या होता है कॉमन आदमी पे? किसी इंसान की सैलरी 30-40 हज़ार रुपये महीना है, उसके लिए विड्रॉल लिमिट अगर 30,000 हो, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। बट अब एक किराने की दुकान की शॉपकीपर की बात करें, उसको हर महीने 1.5-2 लाख का राशन खरीदना है बेचने के लिए। अब जब महीना शुरू हुआ, उसकी विड्रॉल लिमिट है 30,000 रुपये,
हाउ विल ही मैनेज, वो पैसा कहाँ से लाएगा राशन खरीदने के लिए अगले महीने का? जी। सिमिलरली हम बात करें छोटे बिजनेसेस की, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनकी फैक्ट्री में जो उनकी वेजेस होती हैं लेबरर्स की, दैट इज 8 लाख महीना, 7 लाख महीना, 4 लाख महीना। जी। वो वेजेस कैसे देने वाला है? जी। वो वेजेस नहीं दे सकता तो वर्कर्स छोड़ के जाएंगे, वर्कर्स छोड़ के जाएंगे तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएगा, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएगा तो बिजनेस का लॉस होगा, बिजनेस का लॉस होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, तो इट हैज अ डोमिनो इफेक्ट। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। Precisely that. बहुत अच्छे से आपने ये Exactly. बताया। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो हमारे देश में आर्थिक अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए जो हमारे कानून है क्या वो पर्याप्त हैं? जी बिल्कुल पर्याप्त है। जैसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट्स होती रहती हैं कानून में, जब पता लगता है कि अब जैसे क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, इट इज अगेन अ मेनेस इन द सोसाइटी, क्योंकि उस पैसे को आप ट्रेस नहीं कर सकते। जी। सो गवर्नमेंट कीप्स ऑन कमिंग विद न्यू लॉज टू टैकल दीज न्यू प्रॉब्लम्स दैट अराइज। ओके। अब हम जैसे बात करते हैं पीएमएलए की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश में ये रही है कि पैसा अगर निकल गया देश के बाहर, उसको हम वापस कैसे लाएं। इसके लिए हमने काफ़ी सारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज साइन करी कि अगर कोई आदमी हमारा पैसा लेके गया है, उसको हम पहले देश में कैसे लाएं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी इन्वेस्टिगेशन। वही आदमी बता सकता है कि मैंने इस पैसे को यहाँ से निकाल के कहाँ किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए है कि उस इंसान को हम वापस इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के परव्यू में कैसे लेके आए। उसके लिए वी हैव द फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट। उसके अंदर कोई इंसान अगर इंडिया छोड़ के भी भाग गया, तब भी बिना उसकी सुनवाई के भी हम उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं इंडिया में। ओके। हमने सुना है रिसेंटली ही सरकार ने 3,000 करोड़ की, 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच करी हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। राइट। जनरली ऐसा माना जाता है कि कानून आपको एक राइट देता है कि आपको पहले सुना जाएगा बिफोर वायलेशन ऑफ एनी राइट, बट फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट डज एग्जैक्टली दैट, कि अगर आप नहीं पेश हो रहे कानून के सामने, कोर्ट के सामने आप नहीं पेश हो रहे, हमारे पास राइट है, हम आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि अल्टीमेटली हमने न्यूज में देखा है, स्कैम हुआ, इंडिया से बाहर चले गए, देन यू आर नॉट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ, फिर आप वहां रह रहे हैं, वी कांट डू एनीथिंग। जी। सो इसके लिए दीज चैलेंजेस कम, जिसकी वजह से कानून को अमेंड किया जाता है। ओके। पीएमएलए में दिस इज अ वेरी गुड प्रोविजन दैट केम। अब उसमें हम एक ट्विन कंडीशन की बात करते हैं। जी। पीएमएलए में अगर आप अरेस्ट हो गए, बेल मिलना इज नियरली इम्पॉसिबल। इसको हम कहते हैं ट्विन कंडीशन, जिसमें बेसिकली होता है आपको ये दिखाना है कोर्ट को बेल लेने के लिए कि अगर ये पूरी सुनवाई होती है, ट्रायल होता भी है, मेरा ऑलमोस्ट 100% अक्विटल ही है, मैं बरी हूँगा ही। सो द थ्रेशोल्ड इज वेरी हाई। नॉर्मल अगर हम बीएनएस की बात करते हैं, अपने कानूनों की बात करते हैं, ये थ्रेशोल्ड नहीं होता। आपको बेसिकली कोर्ट को एक बहुत सेटिस्फाई करना होता है कि आप कानून से भागेंगे नहीं, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे एंड यू विल बी लेट आउट ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बट वो पीएमएलए में अप्लाई नहीं करता, वो इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस में अप्लाई नहीं करता। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में दे से अगर आपको हमने अरेस्ट किया है, आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, अनलेस आप दिखा पाएं कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बाद भी आप बरी होंगे ही, तभी आपको बेल मिलेगी। तो कह सकते हैं कि आर्थिक अपराधों में पीएमएलए काफी सख्त है। बहुत सख्त है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आज की टाइम में। तो इसमें और विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि जो भी ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, इसे निपटने के लिए जो हमारे विभिन्न कोर्ट्स हैं, इनकी क्या भूमिका है? सी कोर्ट्स का प्राइमरी रोल इज टू एड द इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कोर्ट्स को सर्टेन पावर्स दी हुई हैं, फॉर एग्जांपल वारंट्स। अगर आपको एक प्रेमाइस सर्च करना है, एट टाइम्स यू कांट जस्ट वॉक ओपन द लॉक्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड स्टार्ट सर्चिंग देयर अकाउंट्स। आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, वारंट्स लेने होते हैं। तो उसके लिए कोर्ट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली वारंट्स इशू करें। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कई बार सुबह 8 बजे न्यूज़ मिलती है कि इस जगह पे टैक्स एवेजन हुई है, एंड पेपर्स को दे विल लीक और पेपर्स वहां से निकाल लेंगे या हार्ड डिस्क डिलीट कर देंगे। सुबह 8 बजे कोई जज अवेलेबल नहीं होता, कोर्ट सिट एट 10। हाउ डू यू मैनेज इट देन? इसमें मैजिस्ट्रेट्स के पास प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है, उनके घर पे जाके वारंट साइन करवाए हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। टाइम में अगर ये 2 घंटे आपने वेट किया जज का कोर्ट जाने में, उतने में अ लॉट ऑफ डैमेज इज ऑलरेडी डन। सो कोर्ट्स का काम प्राइमरी इज टू एड द इन्वेस्टिगेशन। अब उसमें आता है कि कोई भी अपराधी है, उसको कितने दिन की कस्टडी दी जाए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब किसी को अरेस्ट किया, हमें पुलिस को कस्टडी देनी पड़ेगी, आप इंटरोगेशन करें, उसमें रिमांड करने के लिए कोर्ट्स के पास पावर है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट्स टू पनिश दीज इंडिविजुअल्स एंड लीड द इन्वेस्टिगेशन, बट इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू प्रोटेक्ट द पीपल हु आर इनोसेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ए है, कंपनी ए ने कंपनी बी में पैसा ट्रांसफर किया। सीए ने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ जी ये पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसा जो है ट्रांसफर हुआ है। नाउ द सिचुएशन इज, सीए जो है उसको नहीं पता जी कि ये वेदर इट्स अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन।
बट जब इन्वेस्टिगेशन होगी सीए भी पकड़ा जाएगा. जी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट टू एसरटेन वेदर दिस पर्सन हैज एनी नॉलेज और नॉट. अगर नहीं है उसको आप बेल दीजिए, उसको आप जाने दीजिए, बिकॉज आपका ये फंडामेंटल राइट है दैट हैज टू बी प्रोटेक्टेड. जी. सो कोर्ट्स हैव टू बैलेंस द अप्रोच. ओके. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट द कोर्ट्स हैव. जी जी. और यहाँ पर एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि चूंकि हम आर्थिक अपराधों की बात करें, तो जब कोई कंपनी आर्थिक अपराध में शामिल होती है तो जो उसके कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनकी क्या जवाबदेही व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए? सो कॉर्पोरेट लीडर्स को हम अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलें, हम उन्हें कहेंगे डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. ओके. जो कंपनी की बेसिकली मैनेजमेंट है. अब इसमें भी दो एस्पेक्ट्स हैं. अगर कॉर्पोरेट लीडर्स आर इनोसेंट, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी 50 नीचे कंपनीज होती है, कोई माइनिंग में है, कोई रियल एस्टेट में है, समबडी इज इन पोर्ट, समबडी इज इन फाइनेंस. उन कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अगर एक फ्रॉड किया है तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप कंपनी डजंट गेट टू नो. ओके. उस सिचुएशन में इट इज इंपॉर्टेंट आप इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करें. सरकार को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए, आप वो उनको पूरा प्रोवाइड करें. ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक्चुअली इन्वॉल्व हैं ऑफेंस में, देन सरकार के पास क्या पावर है? जी. पहली चीज इमीडिएट अरेस्ट. पीएमएलए एक्ट के अंदर आप इमीडिएटली अरेस्ट कर सकते हैं आपको, वो विदाउट एनी प्रायर नोटिस और एनी वारंट. अरेस्ट करके आपको जेल करेंगे, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी. इन्वेस्टिगेशन में दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया, आपके फैमिली में किसके क्या क्या एसेट्स हैं, जस्ट टू ट्रेस वेयर डिड द मनी एंड अप. उस सिचुएशन में दूसरा पार्ट है जितनी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रोविजनली अटैच कर देते हैं, ताकि कल को जो आपने 2000 करोड़ का स्कैम किया है, मैं आपकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज अटैच कर दूंगा कि अगर वो पैसा नहीं आया मैं इनको बेच के वो पैसा निकलवा लूंगा. रिकवरी किसी तरह से, रिकवरी इसी तरह से करेंगे. बिल्कुल. जी जी. अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो लोगों से झूठ बोलकर पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर अचानक से गायब हो जाती हैं, जिसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं. तो ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ये जो अपराध होते हैं, इन्हें ट्रैक करना कितना मुश्किल है, और अगर किसी के साथ इस तरह का कोई अपराध हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ट्रैकिंग इज वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ पीएमएलए. Okay. इसका मोडस क्या होता है, हाउ दीज स्कैम्स वर्क. जब एक शेल कंपनी होती है, शेल कंपनी बेसिकली उसमें अननोन डायरेक्टर्स होते हैं जी. एंड किसी को पता नहीं होता डायरेक्टर्स हैं कौन, बस वो रैंडम नाम होते हैं. अब उसमें क्या होता है, किसी एक कंपनी ने पैसा इंडिया से ट्रांसफर करके बाहर किसी देश में भेजा, उस देश से दूसरे देश में एक और शेल कंपनी में गया. ऐसे करते करते कम से कम 50-60 देशों में 300 कंपनीज के बीच में पैसा मूव हो चुका होता है. सो अगर आपको ट्रेस करना है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, 300 कंपनीज के बाद किसके पास पैसा पहुंचा, देन यू हैव टू गो टू कंट्री ए. आपने उनकी सरकार को बोला प्लीज हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है और ये पैसा कहाँ गया. उन्होंने कई दिन के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज इट्स गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, इट टेक्स टाइम. फिर आप दूसरे देश के पास गए, आपने कहा इस कंपनी का दीजिए. अब आप इमेजिन करिए 300 कंपनीज बिटवीन 50 कंट्रीज, उनका डेटा निकालने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल कई साल लग जाते हैं. बिल्कुल. इन सालों में आप सोचिए वो पैसा यूटिलाइज भी हो चुका होगा, प्राइवेट एसेट्स भी बन चुके होंगे, किसी के खर्च भी हो चुका होगा. बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. जी जी. टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग रोल. बिल्कुल. आज आपने लीगल जो हमारा सेगमेंट था उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, आपने अपना अनुभव साझा किया. आप हमारे डीडी मॉर्निंग शो में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.